हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। यही चैप्टर हम डिस्कस कर लें बेटा लास्ट वीक से। आज हम इसके बारे में देखो अर्ली एम्पायर के बारे में हम पढ़ चुके थे, ठीक है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये जो डॉक्टर गैलन है इसके बारे में भी हमने देखा था, ठीक है बेटा। आगे देख लो। अब हम आज पढ़ने वाले हैं जो मेन यहाँ पे है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, ठीक है बेटा। अब ये जो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस है ये क्या है, इट मीन्स क्या हुआ बेटा कि जो फर्स्ट एंड जो सेकेंड सेंचुरी है वो पीसफुल था एरिया था। अब देखो द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस क्या है। इफ़ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी वर बाई एंड लार्ज पीरियड ऑफ पीस, मतलब ये हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी जो होती है वो बहुत ही पीसफुल वाला है। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस का काम है, मतलब संकट का काम आ जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि जो है ये किसमें क्या दिखाया गया है, इसमें इंटरनल स्ट्रेन दिखाया गया है। और जो एम्पायर है बेटा वो फाइट करता है, बार बार फाइट करता है किसके लिए, जो साथ साथ उस टाइम पे जो प्रॉब्लम चल रही हैं, ठीक है। और ईरान में सेम टाइम में साइमल्टेनियसली ईरान में बेटा एक बिग डायनेस्टी जो अमर्ज्ड होती है कब, 225 में, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ससानी कह सकते हैं। विद इन जस्ट 15 ईयर्स ये अपने आप को इतनी ज़्यादा एक्सपेंड करती है बेटा कि फराज के चारों डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। और वहाँ पे बेटा एक रॉक इंस्क्रिप्शन है, वो 3 लैंग्वेजेस में उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो शाहपुर फर्स्ट है, ईरान रूलर है ये, ठीक है। ये क्लेम करता है कि उसने जो रोमन आर्मी थी बेटा उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, एनीहिलेटेड मतलब उसका सफाया कर दिया। और 60,000 के आसपास जो आर्मी थी उसको उन्होंने क्या कर दिया बेटा, एक तरीके से उसका सफाया कर दिया। और साथ साथ ईरानी रूलर ये क्लेम करता है कि उसने जो वहाँ पे ईस्टर्न कैपिटल थी एंटियोक उसको भी कैप्चर कर लिया, उस पर भी उसने अटैक करके उसको अपने आप उस पर कब्जा कर लेता है। इसी टाइम में बेटा सेम जो जर्मन के जो ट्राइब्स एरिया है वो वहाँ के आसपास चारों तरफ फैल जाते हैं। देखो राइन और डैन्यूब रिवर के आसपास फैल जाते हैं। उस पीरियड में हमने देखते हैं कि बार बार बेटा देखो 233 टू 280 तक बार बार वहाँ पर अटैक होते जाते हैं। और ये अटैक बेटा लास्ट में कहाँ तक फैल जाते हैं, ब्लैक सी से लेके हमारे यहाँ जर्मनी तक फैले जाते हैं। रोमन एम्पायर को अब मजबूरी में बेटा अपनी उसकी जो टेरिटरी है, उसका जो एरिया है डैन्यूब तक का था, वहाँ से उसको पीछे हटना पड़ता है। लेकिन बार बार रोमन पर उस टाइम पे जिस एम्पायर का शासन था वो क्या करता है बेटा, इन जो इतने भी जो ट्राइबल वाला एरिया है इसे स्ट्रगल करता है और उसको क्या कहते हैं बेटा, बारबेरियंस कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं कि इस टाइम में लगभग 47 ईयर्स का टाइम होता है और 25 एम्पायर वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, इसीलिए थर्ड सेंचुरी को बेटा क्राइसिस का टाइम दिया गया है। भी क्राइसिस था यहाँ पे क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है, अटैक ज़्यादा हुई है, ठीक है। इसलिए रोम को अपनी वजह से पीछे काफ़ी बार उसको पीछे जाना पड़ा। अब हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं बेटा कि जो जेंडर है, लिटरेसी है, कल्चर, ये कैसा था हमारे रोमन साम्राज्य में। जेंडर के बारे में हम देखेंगे बेटा, ठीक है। और किसके बारे में देखेंगे, लिटरेसी, क्या वो पढ़े लिखे थे, कल्चर कैसा था, कौन सी लैंग्वेज वहाँ पर स्पीक की जाती थी, ठीक है। वन ऑफ द मोर मॉडर्न फीचर्स ऑफ द रोमन सोसाइटी, वो कहते हैं रोमन सोसाइटी की जो फीचर्स हैं उनमें से एक फीचर ये है कि बेटा वहाँ पे क्या सिस्टम था, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम था। आज के टाइम में हमारे सिस्टम बेटा नॉर्मली जॉइंट फैमिली बहुत कम हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली का टाइम आ चुका है। लेकिन ये पहले भी कहाँ पे था बेटा, रोमन एम्पायर में न्यूक्लियर फैमिली का टाइम था। अडल्ट सन जो है अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे, इवन अडल्ट ब्रदर भी एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे। ऑन द अदर एंड आप ये कह सकते हैं कि जो स्लेव्स थे वो पार्ट होते थे फैमिली का, ठीक है बेटा। यहाँ बार बार स्लेव का सिस्टम दिखाया गया है क्योंकि जो नौकर थे ना बेटा यहाँ पे रोमन साम्राज्य में, रोमन एम्पायर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लेट रिपब्लिक था बेटा वहाँ पे क्या दिखाया गया कि मैरिज के सिस्टम दिखाया गया कि पुराने टाइम में अरेंज मैरिज होती थी। जो वाइफ है अपनी अथॉरिटी, अपना जो दहेज लेके, डोवरी सिस्टम लेके, जो भी डोवरी था वो लेकर आती थी, वो आती अपने हस्बैंड के नाम हो जाती थी उसकी डोवरी। लेकिन ये कहते हैं कि जो हस्बैंड की उसकी अथॉरिटी होती है, उसके जो राइट्स होते हैं वो अपने सारे ले लेती है। लेकिन साथ साथ में उसके जो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, जब कोई भी
फीमेल मैरिज करके अपने हस्बैंड के घर आती है, लेकिन उसके पास बाद भी उसका जो पेरेंट्स हैं, जो उसका मायका है, वहाँ पर भी कुछ उसके पास राइट रह जाते हैं। आज भी आपको पता है ना बेटा, जो लड़कियाँ होती हैं अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में उनका भी राइट होता है। ऐसा ही वहाँ पे क्या सिस्टम था रोमन एम्पायर में कि जो लड़कियाँ होती हैं अपने पेरेंट्स की उत्तराधिकारी सक्सेसर होती थी। सेम ऐसा ही है, डोवरी तो आते ही वो हस्बैंड को दे देती थी, लेकिन वो उसकी जो ज़मीन थी, अपनी पेरेंटल जो लैंड होती थी, वो अपने हस्बैंड को नहीं देती थी। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छी दिखाई गई है, वुमेन की सिचुएशन अच्छी है, वो इंडिपेंडेंटली अपने वहाँ पे आराम से रहती थी और फादर्स की डेथ के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती थी। रोमन वुमेन enjoyed considerably लीगल राइट्स इन ओनिंग एंड मैनेजिंग प्रॉपर्टी। वो कहती है कि वो मतलब इंजॉय करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है बेटा क्या होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो हमेशा अपने वाइफ को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। यहाँ पे भी दिखाया गया है, एक यहाँ पर शासक है वो भी बताता है, ऑगस्टिन्स बताते हैं कि वो भी पहले कहाँ पे रहते थे बेटा, नॉर्थ अफ्रीका में रहते थे। काफ़ी समय तक उन्होंने कैथोलिक बिशप, वो एक चर्च में भी कुछ समय तक उन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला था, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वहाँ उसने अपनी मदर को कई बार अपने फादर से पिटते हुए देखा है। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि जो फीमेल सिस्टम था वहाँ का वो बहुत अच्छा था, लेकिन कहीं कहीं पर छोटी छोटी बुराइयाँ तो आपको पता ही है होती हैं, लेकिन मोस्टली वहाँ पे फीमेल जो सिचुएशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है बेटा। अपने यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जो पेरेंटल जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, वो लड़के के नाम पे होती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखते हैं बेटा, पेरेंटल प्रॉपर्टी किसके नाम होती थी, लड़कियों के नाम होती थी। और जो लड़की है वो मैरिज के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को अपने हस्बैंड के नाम ट्रांसफ़र नहीं करती थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उसके साथ मार पिटाई करते हैं। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हमने देखे हैं, ठीक है। जो और फाइनली एक सबसे हैरान करने वाला जो रूल हमने यहाँ पे देखने वाले हैं, आई थिंक अभी इंडिया में ऐसा नहीं है, कि जो फादर है उसका अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा लीगल राइट होता था, कंट्रोल होता था। और कई बार तो हमने ऐसा भी एग्जाम्पल देखा है, अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को या फादर को अपने बच्चे पसंद नहीं है तो उनको वो ठंड में छोड़ देते थे ताकि वो ठंड लगे मर जाएं, ठीक है बेटा। मेन चीज़ हम यहाँ पे क्या देखने वाले थे कि जो फादर्स हैं, जो फादर्स होते थे पुराने टाइम में, वो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे, ठीक है। पसंद ना आने पर उनको जान से मार भी डालते थे, ठीक है। व्हाट अबाउट लिटरेसी, लिटरेसी का क्या है बट, लिटरेसी में हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक लोग पढ़े लिखे थे। ऐसे हमारे को जो वॉल्स वगैरह थी, पोम्पेई एक शहर है, वहाँ की दीवारों पर हमारे को कहीं एडवर्टाइजमेंट के ऐसे कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। उन्होंने बताया भी है कि वहाँ के लोग कुछ हद तक पढ़े लिखे थे, ठीक है। उसमें कुछ कैटेगरी मेंशन कर दी है बेटा, जैसे सोल्जर्स थे, आर्मी ऑफिसर थे और जो मैनेजर थे वो भी पढ़े लिखे थे, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में देख लो बेटा, वहाँ पे मेन चीज़ क्या थी कि डाइवर्सिटी थी, किसको लेकर बेटा, रिलीजियस को लेकर, धर्म को लेकर, लोकल देवी देवताओं को लेकर, प्लूरिटी लैंग्वेज को लेकर, आम बोलचाल की भाषा में भी काफ़ी था। और आप ये कह सकते हो कोई कस्टम को लेकर और फूड पीपल्स, जो मतलब फूड के कुछ, जैसे इंडिया में भी तो ऐसा ही है बेटा, हरियाणा का अलग सिस्टम है खाने पीने का, कर्नाटका, केरला, साउथ इंडिया में अलग सिस्टम है, अब पंजाब का अलग है, वहाँ का भी जो ड्रेस सिस्टम है वो अलग है, हमारा अलग है। सेम ऐसा भी था। और नॉर्मली जो यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है वो भी अलग अलग दिखाया गया है बेटा। डोमिनेंट लैंग्वेज कौन सी है, अरमाइक है। अब देखो अलग अलग यहाँ पर काफ़ी लैंग्वेजेस के बारे में बात की गई है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर ज़्यादा वहाँ पर मतलब इफेक्ट में आई है, ठीक है। देखो एक अरमाइक को दिखाया गया है, ठीक है, ग्रुप ऑफ द नियरेस्ट, और वहाँ पर एक बेटा कोप्टिक दिखाई गई है, ठीक है, सेल्टिक दिखाई गई है, बाद में कोप्टिक और अरमाइक, मतलब नॉर्मली जैसे अपने यहाँ पे भी तो आप अलग अलग टाइप की, ये देख लो बेटा, इस पिक्चर को आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इकोनॉमिक एक्सपेंशन, मतलब पुराने टाइम में बेटा कि उनकी इकोनॉमी कैसी थी ये भी हम देख लेते हैं। अच्छा ये भी ऊपर वाला देख लो बेटा, बाइबल जो है हमारी उसको मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी के आसपास उसको ट्रांसलेशन कर दिया जाता है, किसमें, अरमाइक में ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। और लैटिन है वो किसको डिस्प्लेस कर देते हैं, पुराने में सेल्टिक को डिस्प्लेस कर देती है। सेल्टिक धीरे धीरे लास्ट में बिल्कुल क्या हो जाती है बेटा, इसका सीज कर देते हैं, इसको बंद हो जाता है, लैटिन ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सपेंशन हम देख सकते हैं कि बेटा पुराने टाइम में भी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ हार्बर्स बहुत अच्छा था, माइंस था, ब्रिकयार्ड था, ओलिव ऑयल फैक्ट्री थी। नॉर्मली ये कहा जाता है कि पुराने टाइम में भी बेटा उनका जो सिस्टम था हार्बर्स का, जो बंदरगाह वगैरह होती हैं, माइंस का, क्वेरीज का, ब्रिकयार्ड्स का, बहुत बढ़िया थी, फैक्ट्री थी उनकी
ओलिव ऑयल की, ठीक है। व्हीट, वाइन एंड ओलिव ऑयल वाटर ट्रेड एंड कंज्यूम्ड इन ह्यूज क्वांटिटीज़। वो कहता है कि जो व्हीट वाइन है वो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में इनको कंज्यूम किया जाता थे। और वो कहाँ से उनको बेटा एक्सपोर्ट करते थे, मेनली स्पेन से कह सकते हो, नॉर्थ अफ्रीका से या गैली के प्रोविंसेस से, इजिप्ट एंड टू द लेसर एक्सटेंट। वो कहते हैं यहाँ पे इटली से भी इन सब का जो प्रोडक्शन थी, जो क्रॉप्स वहाँ पे ज़्यादा होती थी, उनको क्या मंगवा लेते थे, वहाँ से ट्रेड करते थे, ठीक है बेटा। मेन चीज़ आपको याद रखना है, एक लिक्विड में आप वाइन का लगा सकते हो, ओलिव ऑयल का लगा सकते हो। इसका जो ट्रांसपोर्ट था उनको कंटेनर में लेके आते थे, ठीक है। और उस कंटेनर का नाम क्या था बेटा, अम्फोरा। याद रखना है, अम्फोरा वो कंटेनर जहाँ से लिक्विड को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके फ्रेगमेंट बेटा आज भी वहाँ के आसपास एरिया में मिलते हैं। ये जगह है अंडरलाइन की हुई, देख लो वहाँ पर आज भी इसके लाखों में, मिलियंस में, या कह सकते हो काफ़ी करोड़ों में कुछ ऐसे फ्रेगमेंट मिले हैं। और आज भी हैरानी वाली बात है बेटा, जितने भी ये फ्रेगमेंट मिले हैं इनको जोड़ के दोबारा से क्या ये कंटेनर बनाया गया है। हमारे जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को देखते हैं कि ये कहाँ से बने होंगे, इसमें पुराने टाइम में लोग क्या लेकर जाते होंगे, उसके बारे में आज भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो छानबीन कर रही हैं, ठीक है बेटा। अब देखो स्पेनिश का जो ओलिव ऑयल है बेटा, उससे एग्जांपल ले सकते हैं कि ये 140 to 160 के आसपास अपने पीक लेवल पे पहुंच गया था। जो स्पेनिश ओलिव ऑयल है बेटा, इसका जो पीरियड है, जो इसको लेके जाते थे किस पीरियड में, वही 140 to 160 में, तो उसका जो कंटेनर था बेटा वो था ड्रेसल 20। देखो बाकी जो लिक्विड हैं और जो थे उसको अम्फोरा बोलते थे, लेकिन जो स्पेन में स्पेशली मिलता था हमारा ओलिव ऑयल, उसको ड्रेसल 20 में कैरी किया जाता था। और आसपास में आपको सजेस्ट किया गया है कि जो ये स्पेनिश ओलिव ऑयल है ये सर्कुलेट मतलब आसपास फैल गया था, कहाँ पर बेटा, जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास ये फैले गया था, ठीक है। बाय यूजिंग सच एविडेंस, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो स्पेनिश का ओलिव ऑयल है वहाँ के जितने भी ये प्रोड्यूसर्स थे वो सक्सीड तरीके से कैप्चर कर लेते हैं बेटा मार्केट को, और किसको हरा देते हैं, इटालियन को हरा देते हैं। तो कोई ना कोई तो वजह होगी, आप ध्यान से देखो बेटा, कोई ना कोई तो वजह होगी कि जो स्पेन वाले हैं वो मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। इसके पीछे वजह हो सकती है। देखो This would only have happened if Spanish producers supplied a better quality oil at lower prices। भी इनकी क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइस कम होगा तभी तो उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया, अदरवाइज़ मार्केट को कैप्चर करना इतना ईजी काम नहीं था। और साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि बेटा बाकी अदर लैंडलॉर्ड भी थे हमारे जो मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन बाद में हमने देखा बेटा स्टार्टिंग में जो स्पेनिश ऑयल था हमारा, उसको बाद में कौन रिपीट करता है, नॉर्थ अफ्रीकन वाले प्रोडक्शन आ जाते हैं। कब बेटा, बाद में 3rd 4th सेंचुरी में आ जाते हैं, ठीक है। इनके बाद अब ध्यान से देखो सीरीज में आते हैं, पहले कौन था बेटा, स्पेनिश वाले थे, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाता है बेटा स्पेनिश के बाद, जस्ट ओके देखो स्पेनिश वाले आते हैं, उनको रिपीट कौन करता है बेटा, नॉर्थ अफ्रीका वाले इसको रिपीट करते हैं। देन इनको रिपीट कौन करता है बेटा, इनको करते हैं ईस्ट वाले, ठीक है, 425 में। देन इनको कौन करते हैं बेटा, इनको कई बार करते हैं। देखो कई एग्नेनियन भी है, ये साउदर्न एशिया वाला है, सीरिया वाला है, फिलिस्तीन वाला है। ये मेजर एक्सपोर्टर बन जाते हैं वाइन एंड ओलिव ऑयल के। एंड जो कंटेनर ऑफ फ्रॉम अफ्रीका से जो आते थे बेटा कहाँ पे, मेडिटेरियन मार्केट में, उनका ड्रामेटिकली क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। बिहाइंड दिस ब्रॉड मोमेंट द प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स रोज एंड। अच्छा ध्यान से सुनो क्या कहना चाहता है कि कोई भी प्रोडक्शन मार्केट में आती है, ठीक है, पर्टिकुलरली कोई भी गुड्स वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होके आता है, तो उसकी क्वालिटी मैटर करती है कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, वो रोज़ होगा या फेल होगा। ये डिपेंड करता है बेटा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अब मान लो कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, लॉन्च तो करना तो बेटा उसके कंट्रोल में है, बट वो वहाँ पे कितने ईयर्स तक वो सर्वाइव कर पाता है ये उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। अब वो कहता है जितनी अच्छी क्वालिटी होगी इतनी ज़्यादा वो सर्वाइव कर पाएगा। जैसे स्पेन का आप ओलिव ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, ओलिव ऑयल जो ऑयली है ये, इसको अगर इसकी क्वालिटी अच्छी थी, रेट भी कम थे, तो देखो कितने सालों तक ये जो है मार्केट में अपने आप को डोमेंसी दिखाते हैं। सेम ऐसा ही होता है बेटा। जो एम्पायर इंक्लूड मैनी रीजन दैट हैड ए रेपुटेशन फॉर द एक्सेप्शनल फर्टिलिटी। वो कहते हैं कि यहाँ पे एम्पायर जो ये हमारा रोमन वाला है, इसमें कुछ ऐसे सिटी हैं
जो अपने आप को आज भी अपनी फर्टिलिटी की वजह से इम्पोर्टेंस में रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, अभी कुछ शहर ने इनके नाम दे रखे हैं, देखो कैम्पेनिया है, सिसली है, फ्याम है, ये अलग अलग कंट्री के हैं बेटा। इनको देख लो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वेल्थीस्ट पीपल होते हैं। यहाँ पे हमारे जो स्ट्रेबो है, प्लिनी, वो क्या कहते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल सेटल्ड होते हैं। और ये जो कुछ भी अपना बाहर से सामान मंगाते, देखो बेटा, बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम द कंपेनिया से क्या मंगवाते थे, अच्छी तरीके की क्वालिटी की वाइन मंगवाते हैं। सिसली एंड बाइजेटियम में क्या मंगवाते हैं बेटा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट। ये जो सिसली है बेटा, ये बाइजेसियम है, ये अपना जो वीट किसको भेजते हैं, रोम को भेजते हैं। गैलीली जो है, यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, ये भी बहुत अच्छा कल्टिवेटेड होता है। और यहाँ पर हमारे जो एक राइटर है वो क्या कहते हैं कि एवरी ईच ऑफ द सोइल हैज़ बिन कल्टिवेटेड बाय द इनहेबिटेंट्स। जितने भी निवासी थे, जितने भी ज़मीन थे, उसको कल्टिवेट किया गया था और ये आसपास के एरिया में दिखाया गया है। और स्पेनिश का जो ओलिव ऑयल है बेटा, वहाँ नदियों के किनारे के आसपास से वहाँ पर मंगवाया जाता था। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड लार्ज एक्सपेंस ऑफ रोमन टेरिटरी वर इन ए मच लेस एडवांस स्टेट। वो कहता है कि कुछ ऐसा एरिया भी है जो बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप नहीं था। ठीक है, एक वर्ड आप देख लो बेटा, यहाँ पे ये है ट्रांसफॉर्मेंस। ये वाइड स्प्रेड हुआ था कंट्री साइड में, न्यूमीडिया में। याद रखो, जो आज का अल्जीरिया है, इसका क्या मतलब है बेटा कि लोग जो वहाँ पे ट्राइबल एरिया जो था, ठीक है, जो गवाले टाइप से लोग होते थे या घूमने वाले, जिसको क्या बोलते हैं, चरगाहों में अपने जो भेड़ बकरियाँ होती थी उनको चराते रहते थे, वो लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने आप आना जाना रहता था। मतलब मान लो एक जो घूमने वाले लोग इधर इधर घुमंतु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक जगह पर उनको कुछ अच्छा सा खाना पीने का मिल रहा है, लेकिन मान लो 6 महीने के बाद वो वहाँ का सिस्टम ख़त्म हो जाता है, वो 6 महीने के लिए किसी और जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग देख लो, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, देखो, ट्रांसफॉर्मेंस इज हर herdsman regular annual movement between the higher mountain region and lower laying ground in search of pasture for sheep and other flock। इनके जो बेटा शिप होते थे, जो ग्रुप्स जो बताया था ना मैंने, इनके जो एनिमल्स होते थे उनके खाने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। कभी ये हायर माउंटेन पे चले जाते थे, कभी ये नीचे आ जाते थे। ठीक है, इनको कंफर्टेबली जैसे भी इनको खाने के लिए इनके जो एनिमल्स को जो कुछ मिलता था उसी हिसाब से अप डाउन करते रहते थे। ठीक है, अब आप देख लो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब इसमें ये बताया गया बेटा, जो टेरिटरी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। ये जो ट्रांसफॉर्मेंस मैंने आपको बताया था, ये चलते रहते थे बार बार, कभी ऊपर कभी नीचे, तो बहुत ज़्यादा एरिया इसका डेवलप नहीं हुआ था। और आगे देख लो, वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू इमेजिन दैट बिकॉज दिस वाज। अच्छा, वो कहता है कि हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि हम ये नहीं मान सकते कि वो पुराना टाइम था, ये पुराना वर्ल्ड था। रोमन एम्पायर को हम ये नहीं मान सकते वो क्या था, एंशिएंट वर्ल्ड था। देयर फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ वर नेसेसरली बैकवर्ड और प्रिमिटिव। और हम ये नहीं मान सकते कि उसकी जो कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ थी वो क्या थी, बैकवर्ड थी या प्रिमिटिव होता है, पुराने टाइम की थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर मीलिंग टेक्नोलॉजी। पुराने टाइम में भी वो बेटा अपना जो मेडिटेरियन सी का आसपास का एरिया था वहाँ पर उन्होंने वाटर पावर से अलग अलग चीज़ें दिखा रखी हैं। एक नई चीज़ देखो, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी का उसने यूज़ किया। मतलब स्पेनिश में जो गोल्ड और सिल्वर माइंस थी उनकी खुदाई के लिए उन्होंने इस जल शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, पुराने टाइम में हमने देखा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड सेंचुरी में बेटा काफ़ी बार माइंस का प्रयोग, माइंस वहाँ पे इनका काफ़ी खुदाई हुई थी और इतना ज़्यादा वहाँ पे उनको खुदाई में मिनरल्स मिले थे कि लगभग 1700 ईयर्स के बाद हमने वहाँ पर वो चीज़ें नहीं देखी। ठीक है, आज भी वो कहते हैं कि पुराने उस टाइम पे जो जितनी ज़्यादा खुदाई हुई थी, जितने मिनरल्स मिले थे वो अभी भी नहीं मिलते। अब हम किसकी बात कर लेते हैं बेटा, लेबर और स्लेवरी की बात कर लेते हैं। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आप लोग मेन चीज़ सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि जो रोमन एम्पायर है वहाँ पे लोग कैसे रहते थे। ठीक है, कैसा कल्चर था, क्या वो पढ़े लिखे थे, क्या उनमें ट्रेड करने का कोई सिस्टम था, क्या वो किसी दूसरे उससे मतलब इकोनॉमिक्स जो सिस्टम था उनका किसी और के साथ कोई व्यापार करते थे, अगर व्यापार करते तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं और क्या क्या व्यापार में क्या क्या करते थे, टेक्निक कितनी डेवलप्ड थी, क्या वो बैकवर्ड था, क्या वहाँ पे अर्बन वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा था। ठीक है बेटा, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।
ओके, बाय बाय एवरीवन।